हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 13 पढ़ाऊंगा। पाठ 13 जिसका नाम है विद्युत धारा, या जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, इस पाठ को हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे विद्युत धारा क्या होती है, कैसे हम इसको मापते हैं, ठीक है, क्या तरीका होता है, कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमको पता ही है, हम सब जानते हैं विद्युत धारा क्या होती है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में करंट या बिजली, ठीक, या लाइट ऐसे कहते हैं ना। तो ये हमारी बोलचाल की भाषा है, उसी को शुद्ध रूप से विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का इस्तेमाल हम अपनी लाइफ में या अपने दैनिक जीवन में बहुत करते हैं, हर जगह। आज के समय में पंखा चलाना हुआ, टीवी चलाना हुआ, मोबाइल चार्जिंग में, हर जगह हमको बिजली की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पाठ को, देखते हैं इस पाठ में क्या क्या है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर टेलीग्राम से आप जुड़ते हैं तो इस लिंक के द्वारा आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं मुझसे। टेलीग्राम चैनल पे आपको हर पार्ट की पीडीएफ, यानी पढ़ने योग्य फाइल, और साथ साथ आपको जो आपके अभ्यास प्रश्न हैं उनके प्रश्नोत्तर भी चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को, देखते हैं। देखिए, इकाई 13, क्या नाम है पाठ का? विद्युत धारा। तो पहले तो देखते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक, विद्युत धारा के स्रोत। तो परिभाषा जानेंगे पहले, फिर मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, और फिर विद्युत धारा के स्रोत क्या है, मतलब ये विद्युत धारा पैदा कहाँ से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, यानी विद्युत धारा जो है उस पे उसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, रासायनिक प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। फिर देखते हैं विद्युत परिपथ, परिपथ क्या होता है, उसके अव्यय एवं प्रतीक, उसके चिन्ह क्या होते हैं, यानी सिंबल, चिन्ह, प्रतीक। यानी अगर हम एक परिपथ कॉपी में ड्रा करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो सारे चिन्ह हम यहाँ पे जानेंगे कि एक परिपथ बनाने में कौन कौन से चिन्हों का हमें इस्तेमाल करना पड़ सकता है, वो सारे चिन्ह के बारे में हम यहाँ जानेंगे। फिर विद्युत चालक, विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक, विद्युत चालक पदार्थ हो गए, विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, कौन से पदार्थ विद्युत चालक होते हैं, कौन से पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं, ये जानेंगे। फिर विद्युत घंटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है ना, जो लोग अक्सर घरों में आपने देखा होगा, लोग बटन दबाने पे, या जिसको हम कहते हैं क्या, डोर बेल, ठीक, एक तरह से डोर बेल या विद्युत घंटी। जब ऐसा होता है कि जब लाइट रहती है, पहले ऐसा होता था, अब तो बैटरी वाली सेल वाले विद्युत घंटी भी आ गए हैं। तो अक्सर जब लाइट रहती थी तो जब बाहर से कोई बटन दबाता था तो अंदर घंटी बजती थी, उसी को विद्युत घंटी कहते हैं, जिससे अंदर वाले इंसान को पता चलता था कि हाँ गेट पे कोई आया है, तो वो बाहर देखने आता था। फिर घरेलू उपकरणों के प्रयोग में सावधानियां एवं सुरक्षा, तो विद्युत घंटी हो गई। फिर अब घरेलू उपकरण, घरेलू उपकरण जैसे पंखा हो गया, टीवी हो गए, पानी वाले मोटर हो गए जो बिजली से चलते हैं, मोबाइल हो गया जो चार्ज होता है। तो इन सब का कितनी सावधानी से हम इस्तेमाल कैसे करें, सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो हम सबको पता है कि बिजली से एकदम संभल के रहना चाहिए, एकदम बच के रहना चाहिए, बहुत सावधानी से विद्युत का या बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ठीक है, फिर आखिरी में देखते हैं अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इनका परिचय एवं कार्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको इस पाठ में पढ़नी है। पाठ का नाम है विद्युत धारा, कक्षा 8 का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा हमें पता है विद्युत क्या होती है, एक ऊर्जा का स्वरूप है, हमको पता है।
ऊर्जा, ऊर्जा क्या चीज़ होती है? ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो, जैसे किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर, कहीं भी अगर उसके पास ऊर्जा है तो इसका अर्थ है कि वो कार्य कर सकती है। तो ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा का स्वरूप सिर्फ बदल सकता है। जब ऊर्जा पाठ हम पढ़ रहे थे तो मैंने उसी पाठ में आपको बताया था कि ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती, सिर्फ उसका स्वरूप बदल सकते हैं हम, ठीक, एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे दिया है, देखिए, विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक स्वरूप है जिसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में, विद्युत ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम क्या करते हैं दैनिक जीवन में? विद्युत ऊर्जा पंखे के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम, विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल हम लाइट के रूप में करते हैं, जैसे बल्ब जलाते हैं हम, एलईडी बल्ब हो गया या टंगस्टन वाले बल्ब हो गए, फिलामेंट वाले, ठीक, या जो जिसे हम येलो कलर वाला बल्ब बोलते हैं। फिर टीवी हो गया, कूलर हो गए, एसी हो गए, लोग बिजली से ही चलाते हैं ना ये सारी चीज़ें। बड़े बड़े कारखाने बिजली पे चलते हैं। तो विद्युत का बहुत उपयोग है हमारी दैनिक जीवन में, ठीक है। चलिए, तो विद्युत का उपयोग तो हमें पता ही है हमारे जीवन में कितना है। अब आते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा एवं मात्रक। तो देखते हैं ये क्या होते हैं। तो देखते हैं परिभाषा इसकी। यहाँ पे देखिए, किसी चालक को घर्षण द्वारा आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। चालक मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें धारा का प्रवाह हो या वो ऊष्मा का प्रवाह हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है, उसे हम चालक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश, ठीक। दो तरह के आवेश आपने देखा होगा कि जो घरों में हमारे इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें एक लाल पॉइंट होता है, एक काला पॉइंट होता है। काले पॉइंट के आसपास कहीं आपने देखा होगा क्या बना होता है? माइनस का निशान। और जो लाल पॉइंट होता है उसके आसपास क्या बना होता है? प्लस का निशान, ठीक। तो उसी हिसाब से इसीलिए कहा जाता है कि एक दो तरह के आवेश होते हैं, एक आवेश होता है क्या? धनावेश, और एक आवेश होता है ऋण आवेश, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु के धन आवेशित होने का अर्थ है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऋण आवेशित होने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब धन आवेश और ऋण आवेश का मतलब क्या है? देखिए, धन आवेश का मतलब होता है कि जो हमारे बैटरी में जो लाल पॉइंट होता है, लाल वाला, वो धन आवेशित होता है, यानी उस वाले पॉइंट पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जो काला वाला पॉइंट होता है वो ऋण होता है, माइनस निशान से, माइनस चिन्ह से दर्शाया जाता है, उसी को ऋण आवेशित कहते हैं। यानी उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉन किससे दर्शाए जाते हैं? माइनस चिन्ह से। इसीलिए इस पॉइंट को माइनस चिन्ह से दर्शाया जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और है। देखिए, इलेक्ट्रॉन हम कैसे फ्लो होते हैं? फ्लो का मतलब किस तरह, किस धारा में बहते हैं? देखिए, इनका बहाव होता है अधिक इलेक्ट्रॉन की तरफ से कम इलेक्ट्रॉन की तरफ। यानी ये इलेक्ट्रॉन कैसे बहेंगे? इस तरफ से इस तरफ, बी से, यहाँ पे बी से ए की तरफ, इस तरफ बहेंगे, क्योंकि बी के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। लेकिन जो धारा दिखाई जाती है, विद्युत धारा, उसको कहा जाता है कि वो ए से बी की तरफ बहती है। यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस तरफ होगा, लेकिन धारा बहेगी हमारी इस तरफ, ठीक है। तो यही चीज़ें आप यहाँ देखेंगे, यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। जब धन आवेशित चालक को ऋण आवेशित चालक से तार द्वारा जोड़ा जाता है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये तार से जुड़ा है, ठीक है। तो ऋण आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन धन आवेशित चालक पर जाने लगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जाने लगे, इस तरफ आने लगे, ठीक है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत अथवा धन आवेश के चलने की दिशा में माना है।
देखिए अब क्या कहा, यहाँ पे क्या जा रहा है, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग। वैज्ञानिकों ने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के विपरीत, अब देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ चल रहा है, ठीक है, तो इस दिशा के विपरीत, तो विपरीत का मतलब इस तरफ, ठीक है, तो इससे जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक है। चलिए अब आते हैं विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा मापने के लिए एक फॉर्मूला है, एक फार्मूला बनाया गया है जिससे हम विद्युत धारा, किसी भी तार में कितनी विद्युत धारा बह रही है इसका हम पता लगा सकते हैं। इसका फार्मूला है, विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं कैपिटल आई से, ठीक है, तो ये होता है बराबर चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा जिसको हम दर्शाते हैं क्यू से, बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय यानी स्मॉल टी, इसको हम समय को हम स्मॉल टी से दर्शाते हैं, यानी आई बराबर हो गया यहाँ पे क्यू बटे स्मॉल टी। अब देखिए जो हमारा तार है यानी जो भी कनेक्शन हमने जोड़ा है, जो भी तारों को जोड़ा है वो क्या है, देखिए उसमें जितनी भी मात्रा आवेश की बही, यानी जितनी भी मात्रा, यानी मान लीजिए यहाँ पे आवेश की मात्रा यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आ गए, ठीक, यानी अब यहाँ पे आवेश की मात्रा कितनी हुई, 2 हो गई। अब उन 2 आवेशों को दूसरी तरफ पहुँचने में जो समय लगा, प्रवाह का समय, यानी इस तरफ से इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन को पहुँचने में जो समय लगा है वो स्मॉल टी हो गया। तो मान लेते हैं 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड में 2, तो कितना हो गया, विद्युत धारा आ जाएगा हमारा 2, आई बराबर क्या आ जाएगा, आई बराबर 2, 2/1 का मतलब 2 ही होता है, तो आई बराबर 2 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा धारा। तो इसी प्रकार हम धारा का प्रवाह, धारा विद्युत धारा मापते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, याद कर लेंगे, हम इसको समझ लेंगे। विद्युत धारा बराबर होता है चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा बटे विद्युत आवेश के प्रवाह का समय, यानी आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है। ये होता है विद्युत धारा मापने का फॉर्मूला। अब विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है, इसकी जो एसआई इकाई है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, ठीक है, जिसको हम दर्शाते हैं ए से, ठीक है, एम्पियर इसको हम दर्शाते हैं ए से, ठीक है। चलिए अच्छा, इसी प्रकार अब मान लेते हैं आई बराबर क्यू बटे टी है। अब मान लीजिए कि एक कूलाम, जो धारा आवेश बहती है इसको हम कूलाम में मापते हैं, ठीक है, इसका जो इकाई होता है क्यू का, क्यू की इकाई होती है कूलाम, और टी यानी समय है, समय की इकाई होती है एसआई इकाई सेकेंड। तो अगर एक कूलाम, क्यू बराबर 1 है तो क्यू बराबर हमने 1 रख दिया, और समय बराबर 1 है तो समय बराबर भी 1 रख दिया। तो अगर धारा में, किसी भी विद्युत धारा में आवेश की मात्रा 1 है और उसमें लगा समय यानी उसके प्रवाह में लगा समय भी 1 है, तो करंट कितना होगा, करंट होगा 1 एम्पियर, ठीक है, आई बराबर आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, यदि एक कूलाम यानी Q बराबर 1 कूलाम और T बराबर 1 सेकेंड हो तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड होगा, ठीक है। देखिए अर्थात यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो उसे बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। यानी अगर किसी भी कोई भी चालक है, कोई भी तार है, ऐसा कोई भी तार है, कोई भी चालक वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है, उसमें अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसका जो विद्युत धारा होगा वो 1 एम्पियर होगा। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती हैं, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए टार्च, ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर आदि को चलने में शुष्क सेल या टार्च सेल जिसको बोलते हैं, जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, देखा होगा आपने, वो सब क्या है, शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। मिक्सी, हीटर, फ्रिज
पंखा आदि उपकरण को चलाने के लिए पावर स्टेशन से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे घर में हमारे वॉशिंग मशीन होता है, पानी का मोटर चलाते हैं, तो इसके लिए हम शुष्क सेल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो पावर स्टेशन से तारों से हमारे घरों में बिजली आती है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। या आप कहेंगे कि जनरेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो ठीक है, जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेटर भी वही विद्युत धारा हमें भेजती है, उसी प्रकार की विद्युत धारा भेजती है जो हमारे तारों से आती है, ठीक है। चलिए देखिए, टार्च सेल से प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है, जबकि पावर स्टेशन से प्राप्त विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। अब देखिए, बैटरी से सेल से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, अदिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, उसी को डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। अब प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेट करंट, ठीक, उसी को अल्टरनेट करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत धारा के स्रोत। विद्युत धारा के स्रोत कहाँ हैं, यानी विद्युत धारा पैदा कहाँ से होती है, कौन कौन सी चीज़ों से पैदा होती है। देखिए, विद्युत धारा के निम्न स्रोत हैं। पहला इसमें विद्युत सेल, यानी जो सेल होते हैं उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं विद्युत धारा हम। और दूसरा विद्युत जनित्र, जनित्र या जिसको हम जनरेटर कहते हैं, ठीक है, विद्युत जनरेटर। अब आते हैं, देखते हैं विद्युत सेल। तो सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सेल हम किसको कहते हैं, जो टार्च में लगता है, या फिर हम अपनी घड़ी की घड़ी में लगाते हैं, हाथ वाली घड़ी में या दीवाल घड़ी में, ये सब क्या है, सेल लगाया जाता है ना, टीवी के रिमोट में, डिश के रिमोट में, ये सब क्या है, इसमें सेल लगते हैं, विद्युत सेल, ठीक है। अब देखिए, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। विद्युत सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, यानी उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं और फिर उन चीज़ों को मिलाने के बाद क्या होता है, रासायनिक कुछ रिएक्शन होते हैं, रासायनिक क्रिया होती है, उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसीलिए विद्युत सेल को कहते हैं, उसमें रासायनिक ऊर्जा में स्टोर रहती है सारी ऊर्जा, और जब वो रासायनिक ऊर्जा क्रिया करती है तो फिर वो विद्युत ऊर्जा का स्वरूप ले लेती है, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत सेल की रचना एवं कार्यविधि। विद्युत सेल की रचना कैसी होती है, उसकी कार्यविधि क्या होती है। चलिए, विद्युत सेल की रचना एवं कार्यविधि। विद्युत सेल में अलग अलग धातुओं की दो छड़ें होती हैं, ठीक है, जिन्हें विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन्हें हम विद्युताग्र या इलेक्ट्रोड कहते हैं। दो रॉड होती हैं, उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड किसी बर्तन में एक द्रव में डूबे रहते हैं। इस द्रव को वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं या कहते हैं। अलग अलग प्रकार के सेल के लिए अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड, वैद्युत अपघट्य व बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यानी जितने प्रकार के हम सेलों का इस्तेमाल करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोड भी अलग अलग प्रकार के लगाते हैं। उसमें जो सॉल्यूशन या जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, उसका भी अलग अलग तरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी इन्हीं चीज़ों के आधार पे कई तरह के सेल बनाए जाते हैं। उस उनमें से कुछ सेलों के बारे में, ज़्यादातर सेलों के बारे में हम यहाँ अभी इस पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, जब दो इलेक्ट्रोड को किसी वैद्युत अपघट्य में डुबोया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश और दूसरे इलेक्ट्रोड पर धन आवेश एकत्र होने लगते हैं। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, धारा तभी प्रवाहित होगी जब एक बिंदु हमारा इलेक्ट्रॉन से भरा होगा और दूसरा धन आयन से भरा होगा। धन आयन का मतलब कि धनावेशित होगा, ठीक है, और एक ऋण आवेशित होगा। जब ऐसी चीज़ों को हम एक परिपथ में जोड़ेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, वरना नहीं होगा। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश संचित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड कहलाता है वो, और जिस पर धन आवेश संचित होते हैं उन्हें एनोड कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए आप, कैथोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं। निगेटिव पॉइंट को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव सिरे को या पॉजिटिव पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एनोड। जब इलेक्ट्रोड को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश
यानी इलेक्ट्रॉन। आवेश का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे तार में विद्युत धारा बहने लगती है। जब आवेश प्रवाहित होंगे तभी विद्युत धारा बहेगी। जिस तरफ आवेश प्रवाहित होंगे उसके विपरीत दिशा में हमेशा धारा प्रवाहित होगी, यानी बहेगी, फ्लो होगी, ठीक है। जब तक विद्युत अपघटन से आवेश इलेक्ट्रोड को मिलते रहते हैं, तार में आवेश का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा प्राप्त होती रहती है। यानी जब तक रिएक्शन होता रहता है, जब रिएक्शन होगा यानी जो रासायनिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया होती रहती है, तो जो इलेक्ट्रॉन है या जिसको हम आवेश कहते हैं, ठीक, वो बहते रहते हैं परिपथ में, और यानी उस तार में बहेंगे, और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन बहेंगे या आवेश बहेंगे तो इसका मतलब विद्युत धारा भी बहेगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों का बहना या आवेश का बहना रुक जाता है तो विद्युत धारा का बहना रुक जाता है और वो सामान कार्य करना बंद कर देता है। जैसे हमारे घरों में जब लाइट कट जाती है, यानी लाइट कटने का मतलब कि आवेश का बहना रुक गया। जब आवेश का बहना रुक गया तो सीधी सी बात है, क्या हुआ, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विद्युत सेल के प्रकार। अभी तो हमने देखा विद्युत के स्रोत क्या हैं, सेल हैं और विद्युत जनरेटर। अब विद्युत सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विद्युत सेल में हमने जाना कि दो बिंदु होते हैं। एक बिंदु होता है कैथोड, जिसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव बिंदु या ऋणात्मक आवेश वाला, और एक होता है एनोड, जिस पे होता है धनात्मक आवेश, जिसको हम धन चिन्ह से दर्शित करते हैं, ठीक है। इसको जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबोते हैं तब जाके धारा का प्रवाह होता है। अब विद्युत सेल के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। कितने प्रकार के विद्युत सेल? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, और द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। अब जानते हैं इनके बारे में, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल देखते हैं पहले। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। यानी जो हमारे रिमोट के सेल होते हैं, रिमोट का सेल जो होता है हम अक्सर लगाते हैं, 7 रुपये 5 रुपये में खरीद के लाते हैं और उसमें रिमोट, टीवी वाले रिमोट में लगा देते हैं। तो उसका सेल जो होता है वो पुनः आवेशित नहीं होता। पुनः आवेशित का मतलब यानी एक बार हमने सेल को इस्तेमाल कर लिया, वो डिस्चार्ज हो गया, यानी उसमें जो आवेश था वो खत्म हो गया। अब जब वो खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, सेल को निकाल के फेंक देते हैं और दूसरा सेल उसमें डाल देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या हम उसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं? यानी दोबारा, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, क्या होती है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर उसको चार्ज करते हैं, यानी फिर से वो चार्ज करने का मतलब वो आवेशित करते हैं उसे, ठीक है। अब जब वो आवेशित हो जाती है तो हम फिर से मोबाइल कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टीवी वाले जो सेल होते हैं, जो रिमोट टीवी के रिमोट में सेल लगते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। एक बार वो डिस्चार्ज हो गए तो हम उन्हें पुनः आवेशित नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्हीं को हम कहते हैं, टीवी वाला जो सेल का रिमोट का सेल होता है, उन्हीं उसी प्रकार के सेलों को हम कहते हैं प्राइमरी सेल, ठीक है। इन सेलों में होने वाली रासायनिक क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, यानी इनको फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी फिर से आवेशित नहीं किया जा सकता। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल एवं बटन सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल और बटन सेल, ये क्या है? ये आप बटन सेल का मतलब जो आपके हाथ वाली घड़ी होती है, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं, हाथ में जो घड़ी पहनते हैं उसमें जो छोटा सा सेल लगता है ना घड़ी को चलाने के लिए, वो बटन सेल होता है। चलिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध यानी एक चीज देखिए, किसी चीज को कार्य करने के लिए उसे खुद को चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। जैसे हमारा शरीर है, ठीक, हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए पहले तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। उसी प्रकार जब हम खाना पकाते हैं तो उस खाने को पकने के लिए भी ऊर्जा चाहिए।
पहले हम उसको कुकर में डाल के गैस पे रखते हैं या किसी भी तरह से आग पे रख के उसको पकाते हैं, ठीक। तो इसी तरह से हर चीज़ को कार्य करने के लिए, खुद उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसको खुद की ऊर्जा चाहिए कि वो काम पहले स्टार्ट हो, शुरू हो सके। उसके बाद उसका आउटपुट आएगा, जो कार्य वो करेगा उससे उसका रिजल्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेल होते हैं, सेल में सब कुछ, जैसे टीवी का रिमोट का सेल हो गया, उस सेल में सारे सामान भरे हुए हैं, सारे रासायनिक तत्व हमने डाल दिए, सेल हमने हमारा तैयार हो गया। लेकिन वो सेल खुद को चलाने के लिए भी, उस प्रॉपर वर्क करने के लिए भी उसमें विद्युत का खपत होता है। तो ऐसे में होता क्या है, वो जो ऐसे जो प्राइमरी सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं, इनके अंदर प्रतिरोध की क्षमता, आंतरिक प्रतिरोध जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, ठीक है, ये बहुत कम होता है। और यही कारण है कि इनको हम एक बार सारा सेटिंग यानी सब कुछ रासायनिक पदार्थ भर भर के उसमें पैक करके काफ़ी दिनों तक हम उसको रखे रहते हैं, और काफ़ी दिनों बाद भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। यानी जो ऊर्जा ये बनाते हैं, ये खुद बहुत कम मात्रा में, बहुत ही ना के बराबर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं खुद ही, ठीक है। इनमें जो ऊर्जा बनती है वो मैक्सिमम ऊर्जा दूसरे काम में ही व्यय होती है, यानी खुद को चलाने में ये बहुत ना के बराबर ऊर्जा खपत करते हैं। इसी चीज़ को कहा जाता है कि इनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए चित्र दिया है सबका लेक्लांसी सेल का। देखिए लेक्लांसी सेल ऐसा कुछ होता है, इसमें बीच में एक कार्बन की रॉड होती है, ठीक है। फिर बगल एक रॉड होती है, इसको कहते हैं जस्ते की छड़, ठीक। एक विलयन होता है NH4Cl का विलयन होता है। तररंध्र बर्तन होते हैं, यानी जो ये बर्तन है इसमें बहुत महीन छिद्र होते हैं, बहुत ही महीन, ठीक है। फिर यहाँ MnO2 तथा कार्बन का चूड़ होता है। ये जो चीज़ होती है यहाँ पे MnO2 और कार्बन का चूड़ होता है। ये तो इस तरह से ये लेक्लांसी सेल बनता है। अब देखते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल में देखिए एक रॉड ये होता है, और इसमें एक होता है CuSO4 के रवे। ये जो होता है CuSO4 के रवे होते हैं, इसमें एक पॉइंट ये बनता है, ठीक। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये होता है तांबे का बर्तन होता है, महीन छिद्र वाला बर्तन, बहुत महीन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है CuSO4 का घोल, रवे या रवा, या CuSO4 का घोल होता है रवा के साथ। फिर हल्का गंधक का अम्ल होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं डेनियल सेल में। फिर आता है वोल्टीय सेल। अब इसमें एक छड़ होती है तांबे की, ठीक है, ये तांबे की छड़ है। एक छड़ होती है जस्ते की, और इसमें होता है हल्का गंधक का अम्ल, ठीक। उस गंधक के अम्ल में दोनों छड़ों को डुबोया जाता है, और तब जाके वोल्टीय सेल हमारा काम करना शुरू करता है और तैयार होता है। ये तो है प्राइमरी सेल। अब आते हैं एक सेल जिसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं क्या, शुष्क सेल। आपने कभी जो रिमोट है हमारा, टीवी का रिमोट होता है, उसमें जो सेल लगते हैं, कभी आपने उसको खोल के देखा है, पूरा सेल को छील के एकदम? तो उसको आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का सेल वो दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये जो सेल है ये है शुष्क सेल, जो कि टॉर्च वाला सेल होता है, टॉर्च में जो सेल लगता है, ठीक है, वो वाला सेल है। होता क्या है इसमें, देखिए देखिए एक शुष्क सेल को लेकर उसका अवलोकन करें। अब एक सेल आप ले लीजिए रिमोट से निकाल के, जो खराब हो चुका हो, डिस्चार्ज हो चुका हो, देख सकते हैं उसको खोल के हम। सेल का बाहरी भाग मोटे कागज अथवा धातु की बेलनाकार आकृति का बना होता है। इसके मध्य में धातु या पीतल की टोपी, ये जो टोपी होती है ये चीज़, ठीक, ये पीतल की होती है, ठीक है। वृत्ताकार आकृति की पेंदी। अब ये जो पेंदी होती है इसकी एक कैसी होती है, वृत्ताकार, एक गोले की आकार, वृत्त के आकार की, ठीक। धातु जस्ते की बनी होती है, ये पीतल की होती है, और ये नीचे वाला जस्ते का होता है। अब सेल को तोड़कर भीतरी भाग का अवलोकन करें। धातु के बेलनाकार बर्तन के अंदर मध्य में एक कार्बन की छड़, ये देखिए ये जो है ये इसी को बोलते हैं कार्बन की छड़, ठीक। तथा छड़ के चारों ओर काले रंग का
तथा सफ़ेद रंग का चूड़ भरा होता है। ये जो चीज़ें होती हैं ये काले और सफ़ेद रंग के चूड़ होते हैं, उसी को पेस्ट बना के उसी में भरा होता है। ठीक है। फिर काले रंग का चूड़ मैग्नीज डाइऑक्साइड या MnO2 जिसको बोलते हैं तथा कार्बन के चूड़ का मिश्रण होता है, यानी कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। सफ़ेद रंग का चूड़ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बोलते हैं जिसको, NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड, जो सेल में जलीय पेस्ट के रूप में भरा जाता है, यानी ये पेस्ट के रूप में यहाँ पे भरा जाता है। सेल का खुला ऊपरी सिरा चपड़े या पिच से बंद होता है। आपने देखा होगा कि जो सेल का ऊपर वाला पॉइंट होता है ये, यहाँ पे ये बगल के हिस्से एक चपड़े या प्लास्टिक की कोई चिपटी सी चीज़ से एकदम बंद किया हुआ होता है। ठीक है, ताकि इसमें जो मटेरियल ये जो पदार्थ भरे हुए हैं वो बाहर ना निकलें। कार्बन की छड़ के ऊपर लगी पीतल की टोपी धनावेशित होती है। ठीक, तथा जस्ते से लगे हुए सफ़ेद लगे हुए सेल की पेंदी ऋणावेशित होते हैं। ठीक, शुष्क सेल में प्रयुक्त रसायनों के बीच होने वाली क्रिया से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी जो नीचे का बिंदु होता है ये ऋणावेशित होता है और जो ऊपर का बिंदु होता है ये धनावेशित होता है। ठीक है, इस सेल से थोड़े समय के लिए विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, यही कहा जा रहा है कि थोड़े समय के लिए, कुछ समय तक, जैसे टीवी का रिमोट होता है वही वाला सेल है, तो कुछ दिनों तक हम एक बार सेल लगाते हैं तो कुछ दिनों तक हमारा टीवी का रिमोट काम करता है ठीक से, फिर जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसे फेंक के दूसरा सेल लगा देते हैं। ठीक है, यानी कुछ ही समय के लिए हम इससे बिजली प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं द्वितीयक सेल, या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। देखते हैं सेकेंडरी सेल क्या होते हैं। देखिए, सेकेंडरी सेल का आपको मैं सीधा सा उदाहरण बता दूं। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है जो हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, जिस तरीके से या जिन चीज़ों से वो मिलके बनती है उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल। ठीक है, यानी एक तरह से ऐसे सेल जिनको रिचार्ज किया जा सके, दोबारा आवेशित किया जा सके। आपकी जो इन्वर्टर होती है, आपका जो इन्वर्टर होता है उसमें क्या होता है, जब इन्वर्टर आवेशित रहता है हम अपना सारा काम, बिजली चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, ठीक, टीवी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। और चलाते चलाते जब हमारा इन्वर्टर डाउन हो जाता है, यानी उसका सारा आवेश या विद्युत धारा खत्म हो जाती है, तो जब आवेश खत्म हो गया तो विद्युत धारा बहेगी नहीं, तो इसका मतलब इन्वर्टर हमारा डाउन हो गया। अब इन्वर्टर डाउन हो गया हमारा तो क्या होता है, फिर हम उसको, इन्वर्टर एक मशीन होती है हमारे पास, चार्जिंग मशीन, जो बैटरी के साथ ही रहती है, उससे हम चार्ज करते हैं बैटरी को। और जब बैटरी एक बार चार्ज हो जाती है तो फिर क्या होता है, हम दोबारा फिर से उसका इस्तेमाल अपने कार्य में कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़, जो सेल होते हैं, ऐसे जो बैटरी होते हैं, इनको हम कहते हैं द्वितीयक सेल। ठीक है, देखिए अभी देखते हैं इसके बारे में। द्वितीयक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। आवेशित का मतलब चार्ज किया जा सकता है। इन सेलों में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसे सेल का आवेशन कहते हैं। अब आवेशन का मतलब जान लीजिए, सिंपल साधारण भाषा में यही कहा जाता है, आवेशित करने का मतलब कि उस बैटरी को रिचार्ज करना। सेम वही चीज़, वही प्रोसेस, वही तरीका, जो तरीका हम अपनाते हैं अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करने में। हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, यानी उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, फिर हम क्या करते हैं, उसको चार्जर लगाते हैं फ़ोन में अपने, और अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, 100% चार्ज हो जाता है हमारा, फिर हमारा बैटरी कार्य करने लगता है, हमारा फ़ोन काम करने लगता है। ठीक, इसी क्रिया को हम कहते हैं आवेशन, पुनः आवेशन करना। ठीक, सेल को उपयोग में लाने पर पुनः रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस क्रिया को सेल का निरावेशन कहते हैं। निरावेशन का मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज होने के प्रोसेस में हो। ठीक है, यानी अब हमने चार्ज, हमारी बैटरी चार्ज हो गई, हमने चार्जर निकाल दिया। ठीक, जब हमने चार्जर निकाल दिया तो अब हमारा जो सारे डिवाइस हैं,
या हमारा मोबाइल जो है या हमारे घर की जो लाइट है, पंखा है, वो सब बैटरी से चलने लगते हैं। यानी अब बैटरी में जो धारा प्रवाहित हो रही है और आवेश प्रवाहित होने लगे, जिससे उसका निरावेशन होने लगा, यानी आवेश खर्च होने लगे। क्योंकि इस सेल को आवेशित करते समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं। प्राइमरी सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, एक ही प्रोसेस होता है उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब हम इसको आवेशित करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा को हम संचित कर देते हैं। यानी जो बिजली आती है हमारे घर में, उस बिजली का इस्तेमाल करके हम बैटरी में ऊर्जा को या आवेश को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर देते हैं। और जब लाइट चली जाती है तो फिर वही रासायनिक ऊर्जा बाद में विद्युत ऊर्जा का स्वरूप लेके हमारे घर के सारे डिवाइस को चलाती है। ठीक है, यानी इसमें दोनों प्रोसेस, दोनों क्रियाएं होती हैं। एक बार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और फिर विद्युत ऊर्जा एक बार रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, दोनों क्रियाएं होती हैं। अतः इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। तीसरा संचायक सेल तथा नीले सेल द्वितीयक सेल हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, इनमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये अधिक होता है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पे चित्र बना है, लेड परऑक्साइड, यानी ये है हमारा सीसा संचायक सेल। सीसा को हम लेड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे दिया है माइनस और यहाँ पे दिया है प्लस। ठीक है, ये माइनस प्लस इसी क्रम में बैठ, ये जो रॉड लगाए जाते हैं, प्लेटें लगाई जाती हैं, इनको प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये प्लेटें लगाई जाती हैं और इनको फिर उसी क्रम में माइनस वाले को माइनस से, प्लस वाले को प्लस से जोड़ के तब ये 2 पॉइंट बनाए जाते हैं। और वही 2 पॉइंट हमारी बैटरी में ऊपर निकले होते हैं। बाकी सब कुछ पैक होता है, बाकी सब कुछ हमको नहीं दिखाई देता। हाँ, इसमें एक अम्ल पड़ा होता है, उसको कहते हैं गंधक का अम्ल। जो बैटरी में हम डालते हैं ना पानी, वो गंधक का अम्ल होता है। ठीक है, और वही अम्ल रासायनिक क्रिया करके बैटरी को चार्ज करता है और फिर बाद में जो बैटरी चार्ज हो जाती है तो फिर उसका विद्युत के रूप में, धारा के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे भी जाने देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं। आपने देखा होगा टॉर्च या रेडियो में एक से अधिक सेल का उपयोग या एक से अधिक सेल लगाए जाते हैं। इसमें एक सेल के धन सिरे को दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा ना, ऐसे सेल होता है तो इसके पीछे ऐसे बिन पॉइंट लगा के फिर ऐसे जोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसे जोड़ा जाता है ना, फिर ऐसे रहेगा, फिर ऐसे जोड़ा जाएगा। यानी ऋण के, ये प्लस है, ये ऋण है, तो ये इसका प्लस है, ये इसका ऋण है, ये इसका प्लस है, ये इसका ऋण है। इस तरह से ऐसे जोड़ा जाता है। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है तो इस संयोग या कॉम्बिनेशन, संयोग को या कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, जोड़ने को बैटरी कहते हैं। तीसरा संचायक सेल को दो या दो से अधिक सेलों से जोड़कर तैयार किया जाता है। यानी आपने देखा ये क्या है, कई सारे सेलों को जोड़ा जाता है। यही कारण है कि तीसरा संचायक सेल अन्य द्वितीयक सेलों को बोलचाल की भाषा में बैटरी कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा संचायक सेलों को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। अब विद्युत स्रोत में हम दूसरे पे आते हैं, दूसरा बिंदु जिसको हम कहते हैं विद्युत जनरेटर या जनित्र। ठीक है, चलिए तो जनरेटर तो आपने देखा ही होगा, आप शादियों में गए होंगे या आपके घर पे कोई फंक्शन पड़ा होगा तो छोटे छोटे जनरेटर या बड़े जनरेटर लोग अपने उस शादी के फंक्शन में या जन्मदिन के फंक्शन में या जो भी आप कोई त्यौहार, जो भी फंक्शन आप मना रहे हैं उसमें हम जनरेटर लगाते हैं ताकि विद्युत धारा का अवरोध हमारे प्रोग्राम में ना हो, विद्युत धारा हमारे प्रोग्राम में बहती रहे और हमारा जो समारोह है या कार्यक्रम है या प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से लाइट के प्रेजेंस में निपट जाए। ठीक है, ऐसे ही कारखानों में होता है, कारखानों में भी अगर बिजली नहीं जाएगी तो कारखाने ठप हो जाएंगे, काम करना, सारा काम रुक जाएगा। तो इसलिए कारखानों में भी जनरेटर लगे होते हैं। तो ये जनरेटर बिजली तो देते हैं लेकिन
अब बिजली देने के लिए तो इनको ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा इनको कहाँ से मिलती है? तो जनरेटर में आपको पता ही होगा, ठीक है? जनरेटर में क्या पड़ता है? डीजल। तो डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ मिला के या किसी तरह से लोग मिला विला के इस्तेमाल करते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जनरेटर को चलाने में। यानी जनरेटर को चलाने के लिए जो ईंधन का प्रयोग होता है वो यही होते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। ठीक है, ये ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखिए जनरेटर क्या है। जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। तो जनरेटर क्या है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। विद्युत पावर स्टेशनों में विद्युत उत्पादन हेतु बड़े आकार के जनरेटर का उपयोग होता है या किया जाता है। पावर स्टेशनों पर जनरेटर को चलाने के लिए जल ऊर्जा अथवा भाप ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब देखिए जल ऊर्जा, ये जो मोटर होते हैं, जनरेटर जनरेटर या मोटर, ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें लगी होती हैं। वो मोटर को जब घुमाया जाता है तो बिजली, उन्हें कुछ ऐसा बनाया जाता है कि जब वो घूमते हैं तो उनसे बिजली बनती है। यानी अगर हम उस मोटर को किसी भी तरीके से घुमा ले जाएं तो हमें बिजली प्राप्त होने लगेगी। तो एक तरीका तो है जल जल ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं उस मोटर को घुमाने में, उससे हमें बिजली मिलती है। एक होता है भाप ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं उस मोटर को घुमाने में, तो हमें बिजली मिलती है। एक होता है डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें बिजली मिलती है। ठीक है, यानी हम किसी भी तरीके से बस उस मोटर को अगर घुमा लेते हैं तो हमें बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। अब वो तरीका आप कुछ भी अपनाएं, या सामान्य ज़िंदगी में हमने देखा ही है कि जनरेटर जो हम लगवाते हैं शादी समारोह में, उसमें हम डीजल डालते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर हमारा बिजली बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो जो बीच में एक मोटर घुमाता है ना, वो मोटर जब घूमने लगता है तो बिजली बनना शुरू हो जाता है। तो वही मेन चीज़ होता है, वही मोटर। मोटर अगर घूमने लगा तो बिजली बनना शुरू हो जाएगा। विद्युत पावर स्टेशनों से घरों, दुकानों तथा कल कारखानों तक विद्युत धारा कैसे जाती है? अब ये देखिए विद्युत धारा पहुंचती कैसे है घरों तक, दुकानों तक, कारखानों तक। विद्युत पावर स्टेशनों से उच्च वोल्टता पर एल्युमिनियम के मोटे तार, यानी जो तार आपने देखे होंगे रास्तों पे, खंभों पे लगाए रहते हैं, वो मोटे मोटे एल्युमिनियम के तार होते हैं ना, उन्हीं तारों के द्वारा विद्युत धारा को दूरस्थ स्थित शहरों, कस्बों अथवा ग्राम के विद्युत वितरण सब स्टेशन पर भेजा जाता है। ठीक है, वहां से एल्युमिनियम के तारों द्वारा ट्रांसफार्मर के माध्यम से 220 या 440, 220 बटे 440, ठीक है, जो हमारे घर में बिजली आती है वो 220 वोल्ट होती है, ये आप जाने रही हैं। ठीक है, वोल्टता पर विद्युत धारा घरों, दुकानों एवं कारखानों के मेंस तक भेजते हैं। यह विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी जो तारों से हमारे घरों में बिजली आती है प्रत्यावर्ती धारा होती है, इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट करंट। ठीक है, या लोग अल्टरनेटिंग करंट ऐसे भी बोलते हैं, तो उसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब हम जानते हैं, अब हम ये जानेंगे प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। देखते हैं, यहाँ प्राथमिक सेल है, यहाँ पे द्वितीयक सेल। तो यहाँ देखते हैं ये प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है प्राथमिक सेल में। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पे जो लिखा है इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, ये प्राथमिक सेल में ये अधिक नहीं होता, प्राथमिक सेल में ये कम होता है। यहाँ पे कम होगा, ठीक है, यहाँ पे कम होगा, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। और वहीं यहाँ द्वितीयक सेल में लिखा है कम, ये कम नहीं होगा, यहाँ पे अधिक होगा। ठीक, ये अधिक होता है। आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, प्राइमरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है।
इसको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ये सही है। प्राथमिक सेल को हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीयक सेल को इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं या किया जा सकता है। इसका उपयोग घड़ी, टार्च, रिमोट आदि में करते हैं। इसका उपयोग कार, ट्रक, इन्वर्टर आदि में करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बुक में थोड़ा सा इस जगह पे गलत हो गया है, तो ये आप सही कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं विद्युत वाहक बल, विभवांतर और प्रतिरोध। तो ये तीन चीज़ के बारे में अब यहाँ हम जानेंगे। विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। होता क्या है ये समझते हैं पहले। विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा किसी विद्युत परिपथ में जोड़ने पर परिपथ में सेल सहित का मतलब सेल को भी हम गिनेंगे, सेल सहित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है अथवा आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। जब धारा प्रवाहित होगी तो इसका मतलब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। विद्युत आवेशों को प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा विद्युत सेल से प्राप्त होती है। इस प्रकार संपूर्ण परिपथ बाह्य अथवा आंतरिक, अब बाह्य का मतलब जो बाहर तार से जुड़ा है, आंतरिक का मतलब सेल के अंदर। सेल हमारा ऐसे होता ना, ऐसे मान लीजिए सेल है, ये बिंदु है, ये पॉजिटिव बिंदु है हमारा, ठीक, और ये हमारा निगेटिव बिंदु है। तो सेल का जो ये हिस्सा है इतना, ये इतना, इस हिस्से में भी तो बिजली बहेगी, इस हिस्से में भी बिजली बहेगी। और इसमें अगर हम इसको तार से जोड़ देते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, ऐसे जुड़ गया, तो तार और बल्ब सब मिला के जितना बिजली बहेगा, और साथ में इसके अंदर भी यानी इस हिस्से में भी जो ऐसे बिजली बहेगी, इन सबको जोड़ा जाएगा। ठीक है, जो आवेश बहेंगे इन सब को जोड़ के ही हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो बाह्य का मतलब जो बाहर तार में बह रहा है, आवेश बह रहा है या धारा बह रही है। और आंतरिक का मतलब जो सेल के अंदर बह रहा है, उसको आंतरिक धारा कहते हैं। और सेल के अंदर जो धारा बहती है, ठीक है, उसको आंतरिक धारा कहते हैं। और इसीलिए उस धारा को प्रवाहित होने में जो ऊर्जा खपत होती है, इसीलिए कहते हैं कि जो प्राइमरी सेल होते हैं उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, वो बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण परिपथ बाह्य एवं आंतरिक में एक कूलाम्ब आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सिंपल सा, आराम से समझिए। एक परिपथ में, परिपथ का मतलब जो भी हम कनेक्शन करते हैं, मान लीजिए हमारी बैटरी है, ऐसा कोई बैटरी है। अब इसको हमने, इसके पॉजिटिव पॉइंट है, इसका निगेटिव पॉइंट है। अब इसको हमने एक तार से जोड़ दिया, यहाँ पे एक हमने ऐसे बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आके इसके निगेटिव पॉइंट में। अब जब बल्ब जोड़ दिया तो ये पूरा एक सर्किट बन गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो बल्ब हमारा जलने लगेगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि यहाँ से लेके ऐसे ऐसे यहाँ पे से होते हुए जितनी धारा यहाँ से बह के यहाँ ऐसे ऐसे जा रही है, इस पूरी धारा में, ठीक, सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा, यानी सेल से जो ऊर्जा प्राप्त हुई, आंतरिक और बाह्य सब मिला के, आंतरिक बाह्य मिला के जितनी भी कूलाम्ब आवेश प्रवाहित हुए, उनसे जो सेल्स, और प्रवाहित होने से क्या मिलेगा हमको, जब आवेश प्रवाहित होंगे यानी बहेंगे आवेश, तो जाहिर सी बात है धारा बहेगी, और धारा बहेगी तो हमको ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, तो बाकी सब छोड़िए, आप बस इतना याद रखिए कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो होता है सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश। तो ऊर्जा का मात्रक होता है हमारा जूल, ऊर्जा हमेशा जूल में नापा जाता है, आवेश नापा जाता है कूलाम में, तो इसकी इकाई क्या होगी, जूल प्रति कूलाम।
तो विद्युत वाहक बल की इकाई हो जाएगी जूल प्रति कूलाम। तो इकाई तो समझ में आ गया, ठीक। या इसी को हम कहते हैं जूल प्रति कूलाम या वोल्ट भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। बस आप इतना याद रखेंगे यहाँ पे कि विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो बराबर होता है सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे परिपथ में या संपूर्ण परिपथ, परिपथ नहीं कहेंगे यहाँ पे, संपूर्ण परिपथ कहेंगे, क्योंकि आंतरिक और बाह्य पूरा गिना जाएगा इसमें। तो संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश, सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश, ये बराबर होता है हमारा विद्युत वाहक बल के, जिसको हम कैपिटल ई से दिखाते हैं और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। विद्युत सेल से विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब जो सेल है हमारा विद्युत धारा ना लेने की धारा, जब धारा ना लेने की दशा में, यानी आवेश नहीं बह रहा है तो धारा भी नहीं बहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ऐसी दशा में जो सेल के ध्रुव का विभवांतर होगा, ध्रुव का मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट है और जो निगेटिव पॉइंट है। सेल में दो पॉइंट होते हैं ना, नीचे वाला निगेटिव होता है, ऊपर वाला ये पॉजिटिव होता है। तो इनके बीच का, यानी इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो अधिकतम होगा। अब विभवांतर तो आपने कह दिया अधिकतम होगा, लेकिन अभी तो हमें यह जानना है कि विभवांतर होता क्या है। तो आप देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं विभवांतर, या इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में। देखिए, विद्युत सेल के दोनों ध्रुवों को संयोजक तार द्वारा जोड़ने पर चालक में विद्युत धारा सेल के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव, यानी धन बिंदु से, धन पॉइंट से निगेटिव या माइनस पॉइंट तक की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो अभी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया, धारा हमेशा धन से निगेटिव या धन से माइनस की तरफ प्रवाहित होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से धन की तरफ प्रवाहित होंगे, ठीक है। आवेश प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा सेल द्वारा प्राप्त होती है। अब आवेश प्रवाह जो होती है उसके लिए ऊर्जा प्राप्त किससे होती है, जाहिर सी बात है सेल से ही प्राप्त होगा, क्योंकि जब प्लस और माइनस मिलेंगे तभी उसमें धारा प्रवाह शुरू होगा, तभी आवेश का प्रवाह शुरू होगा और तभी धारा प्रवाह शुरू होगा, ठीक है। तो एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में व्यय ऊर्जा, देखिए विभवांतर और जो हमारा विद्युत वाहक बल है, दोनों में सबसे मेन चीज अंतर क्या है, तो देखिए अंतर ये है कि उसमें सेल द्वारा प्राप्त ऊर्जा बटे संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित आवेश, ठीक है, ये होता था। वहीं यहाँ पे हमारा विभवांतर में क्या हो जाएगा, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश। उसमें प्राप्त ऊर्जा थी, इसमें व्यय ऊर्जा है, यानी उसमें मिली हुई ऊर्जा थी, इसमें खर्च हुई ऊर्जा है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। तो व्यय ऊर्जा को चालक के सिरों का विभवांतर कहते हैं, यानी दोनों बिंदु के, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में आवेश को बहने या धारा प्रवाहित होने में, यानी जो आवेश है हमारा, आवेश हमारा माइनस से प्लस जाएगा, इधर से इधर जाने में, ठीक है, कितनी ऊर्जा खर्च हुई, ठीक, इसी को हम भाग दे देते हैं प्रवाहित आवेश से, यानी जितने आवेश इधर गए और उनको पहुंचने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, यही होता है विभवांतर। तो विभवांतर को हम दर्शाते हैं कैपिटल वी से। इसका फार्मूला बन जाता है व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश। ऊर्जा हमारा जूल में होता है, आवेश हमारा कूलाम में होता है, तो इसकी इकाई भी हो जाएगी जूल प्रति कूलाम, और इसे भी हम कहते हैं जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। इसका भी मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यदि अब देखिए, जो ऊर्जा है, अगर ऊर्जा 1 जूल खर्च हुई है और
जो आवेश है वो एक आवेश पहुंचाया गया है। तो जो विभवांतर होगा वो आएगा हमारा 1 वोल्ट, यानी 1 जूल ऊर्जा खर्च होने में कुल प्रवाहित आवेश अगर 1 कूलाम्ब है तो जो विभवांतर आएगा वो आएगा हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रतिरोध, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को हम इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है पहले ये जानते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक मतलब कोई जो तार है, तांबे का तार या एल्युमिनियम का तार, ठीक है, जो भी है, ये सब जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए वो चालक कहलाता है। प्रवाहित होती है तब चालक इसके प्रवाह में रुकावट डालता है। जैसे हम तार में क्या करते हैं, तार ऐसे है, तार में हम यहाँ एक रुकावट का मतलब एक बल्ब जोड़ देना, ठीक है, या एक मोटर लगा देना, पानी वाला मोटर, या पंखा जोड़ देना तार के बीच में, कनेक्शन कर देना। तो ये पंखा, बल्ब, पानी वाला मोटर, ये सब क्या है, ये रेजिस्टेंस है, लोड, या इन्हीं को लोड भी कहते हैं, रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को यहाँ पे रुकावट कहा जा रहा है, यानी उन धारा को बहने में या आवेश को बहने में ये रुकावट का काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं को रेजिस्टेंस कहते हैं। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम होता है। अब देखिए चालक, अब जैसे बल्ब है तो बल्ब में फिलामेंट आपने देखा है, वो क्या है, वो चालक पदार्थ है एक, क्योंकि उसमें से ऊर्जा बहती है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, यानी प्रतिरोध अलग होगा। जो तार जुड़ा होगा उस तार का प्रतिरोध अलग होगा। ठीक है, ऐसे और भी जो चीज़ें होती हैं, पानी का मोटर है उसमें जो तार लगे होते हैं उनमें से जब धारा बहती है तो उसका प्रतिरोध अलग होता है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ठीक है, ये हम याद कर लेंगे, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। अब देखिए किसी चालक का प्रतिरोध आर, कैपिटल आर से दिखाते हैं, उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी होता है तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कैपिटल आई के अनुपात के बराबर होता है। यानी अर्थात आर बराबर होता है, यानी रेजिस्टेंस बराबर होता है विभवांतर बटे विद्युत धारा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं V इजकल टू आई आर। ठीक है, दोनों तरह से हम इसको कह सकते हैं। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अब अगर देखिए आर, यहाँ आर बराबर वी बटे आई होता है। अब बी का मान अगर 1 है, 1 वोल्ट, ठीक, 1 वोल्ट हो गया बटे, और करंट है या विद्युत धारा है हमारी 1 एम्पियर। ठीक, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, रेजिस्टेंस आएगा हमारा 1 ओम। ओम को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, ये ओम का चिन्ह होता है, इसको हम ओम का चिन्ह कहते हैं, कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है, तो पहला देखते हैं विद्युत धारा के प्रभाव में ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब हम विद्युत से चलने वाले किसी भी सामान का प्रयोग करते हैं तो जब हम उसको चलाते हैं, चाहे बल्ब हो गया या पंखा हो गया या मोटर हो गया, ठीक, तो वो क्या होता है, विद्युत से कुछ देर जब चलता है तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो उसका जो गर्म होना ही होता है उसी को कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत का उस धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी जब हम मोटर को, पानी के मोटर को चलाते हैं तो जैसे ही हम बटन ऑन, स्विच ऑन करते हैं, मोटर चलने लगता है, कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि उसका मोटर गर्म हो जाता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह होने के बाद या विद्युत धारा के प्रवाह से किसी भी चालक वस्तु में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसी को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जैसे विद्युत का बल्ब, विद्युत बल्ब आपने देखा ही होगा, विद्युत बल्ब
देखिए, ये जो पीला वाला बल्ब होता है वो बल्ब है। इसमें क्या होता है, ऊपर कांच होती है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कांच होती है। इसके अंदर यहाँ पे हवा भरी होती है, कौन सी, नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी होती है। ये फिलामेंट होता है, ये जो होता है फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। ठीक है, याद रखेंगे टंगस्टन का होता है। ठीक, ये सुचालक तार होते हैं तांबे के। ठीक है, फिर कांच का स्तंभ होता है बीच में ये। और ये जो चीज़ होती है ये पीतल या एल्युमिनियम का बना होता है और यहाँ पे रांगा लगा होता है। ठीक है, जो विद्युत बिंदु को छूता है। कैसे कार्य करते हैं, देखिए, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। अब ये फिलामेंट जब गर्म हो जाता है तो ये जलने लगता है। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये जलता है, गर्म हो जाता है, एकदम ऊष्मा से गर्म हो जाता है, फिर ये जलने लगता है। ये बना होता है टंगस्टन के पतले तारों का। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार लगा होता है। अब पतला तार कहाँ लगा होता है, ये जो ये चीज़ है, यही टंगस्टन के बहुत पतले तार होते हैं, जिन्हें तंतु या फिलामेंट कहते हैं। बल्ब से वायु निकलकर जो है नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं। यानी इस जगह पे हवा निकाल के नाइट्रोजन या आर्गन गैस भर देते हैं। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब तंतु गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाते हैं। श्वेत मतलब एकदम सफ़ेद प्रकाश देने लगते हैं। फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। तंतु का गलनांक, अब ये जो टंगस्टन तंतु यहाँ पे लगा होता है इस जगह पे, इसका गलनांक होता है 3370 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, कहते हैं, इसलिए यह पिघलता नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है बल्ब में, क्योंकि कितना भी ऊष्मा विद्युत से उत्पन्न हो जाए पर ये गलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये तो था बल्ब। तो कोई भी अगर पूछता है आपसे कि टंगस्टन जो है उसका जो फिलामेंट होता है बल्ब में टंगस्टन का लगता है, उसका गलनांक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 3370 डिग्री सेल्सियस। अब हम आते हैं दूसरे प्रभाव पे, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। देखते हैं ये क्या है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। आपने सुना होगा जो बहुत हाई वोल्टेज वाले तार जाते हैं हमारे खेतों के ऊपर से, तो आपने उसमें देखा होगा कि अक्सर चिड़िया विड़िया उसमें तारों में चिपक जाते हैं। तो उसका यही कारण होता है कि उन तारों में से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और उस क्षेत्र में जैसे ही कोई चिड़िया या कोई छोटा जीव आता है या कोई भी जीव आता है तो वो तार उसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और वो फिर जाके उसी तार में चिपक जाता है। ठीक है, ऐसा आपने सुना होगा या देखा होगा कहीं। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अमीटर वोल्टमीटर की कार्य प्रणाली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। अब अमीटर वोल्टमीटर क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इतना जान लीजिए, जो अमीटर होता है और वोल्टमीटर होता है, इसका जो कार्य करने का तरीका या प्रणाली है जिसको कहते हैं हम, प्रोसेस जो होता है इसका, वो चुंबकीय प्रभाव पर ही आधारित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही ये कार्य करता है। अब हम आते हैं इसका तीसरा प्रभाव जो होता है, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, देखिए, कुछ द्रवों जैसे नमक का घोल, अम्ल और क्षारीय का जलीय विलयन आदि में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विघटित हो जाते हैं और उनमें रासायनिक क्रिया होने लगती है। इस घटना को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रभाव कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस प्रभाव के द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किया जाता है। अब जैसे सीधा सा देखते हैं, जो हमारा इन्वर्टर का बैटरी होता है, ठीक है, उसको जब हम उसको चार्ज करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है, संरक्षित होती है, वो होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, यही होता है रासायनिक प्रभाव। साधारण भाषा में हम कहेंगे यही होता है रासायनिक प्रभाव।
यानी इन्वर्टर को जो बैटरी होती है इन्वर्टर की, उसको बिजली से जब हम चार्ज करते हैं, विद्युत से चार्ज करते हैं, तो वो जो रासायनिक क्रिया के कारण चार्ज होता है, रासायनिक प्रभाव, वही चीज़ है रासायनिक प्रभाव। विद्युत का रासायनिक प्रभाव है वही। इसका उपयोग अनेक कार्यों जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के निष्कर्षण तथा शोधन आदि में भी किया जा सकता है। अब देखिए, होता क्या है कि कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। आपने देखा ही अभी ऊपर आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, यानी जिस विलयन में हम पॉजिटिव और निगेटिव रॉड को रखते हैं, उस विलयन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो उस इलेक्ट्रोलाइट के इस्तेमाल से हम विद्युत लेपन का कार्य करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। धातु का निष्कर्षण भी होता है, ठीक है। शोधन आदि, यानी शोधन के कार्य भी होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक प्रभाव के कारण हम ये सारे कार्य भी कर पाते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण वोल्टामीटर कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, वोल्ट मीटर नहीं है, इसको कहते हैं वोल्टामीटर, ठीक है, वोल्टामीटर कहलाता है। अब आते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, उसके अव्यय एवं उनके प्रतीक। तो देखते हैं, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। अब यहाँ पे हम सारे संकेत देखेंगे। देखिए, यहाँ पे विद्युत उपकरण के नाम है और इनका संकेत क्या है। देखिए, विद्युत सेल का संकेत ये होता है, इस तरह से बनाते हैं। यानी जो प्लस वाला बिंदु होगा उसकी डंडी बड़ी होती है, और जो माइनस वाला बिंदु होता है उसकी डंडी छोटी होती है यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। फिर बैटरी, बैटरी यहाँ है, ये विद्युत सेल है, ठीक है। विद्युत सेल मतलब एक प्राइमरी सेल, ये है प्राइमरी सेल ये। अब यहाँ नीचे जो ये बना है, ये बैटरी, बैटरी का मतलब इसमें कई सारे प्राइमरी सेलों को मिला के तब बैटरी का रूप दिया जाता है। यानी हम कई सारे सेलों को मिला देंगे तो वो बैटरी का रूप ले लेगा, ठीक है। ये बैटरी का चिन्ह है। प्रतिरोध तार, ये प्रतिरोध का चिन्ह है। विद्युत बल्ब इस तरह बनाते हैं किसी भी सर्किट में। कुंजी, कुंजी हम इस तरह से या इस तरह से, दोनों तरह से बनाते हैं। अमीटर, अमीटर का चिन्ह ये होता है जो, अब जान लीजिए अमीटर से हम क्या नापते हैं। यहाँ पे ए लिखा है ना, ए, ए से अमीटर और ए से एम्पियर, दो याद कर लेंगे हम। ए से अमीटर होता है और ए से एम्पियर होता है। अब एम्पियर का मतलब, एम्पियर से हम, एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर है हमारी विद्युत धारा की इकाई, ठीक है। तो इसका मतलब हम अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं। अब फिर अगला देखते हैं, वोल्ट मीटर। यहाँ पे देखिए वी लिखा है, वी का मतलब, यहाँ पे वी से वोल्ट मीटर और वी से वोल्टेज, ठीक है। यानी यहाँ पे हम इससे विभवांतर नापते हैं, ठीक है। फिर धारा नियंत्रक, अब ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम धारा नियंत्रक का चिन्ह बनाने में, सिंबल बनाने में। अब ये तो हो गया चिन्ह। अब चिन्ह के बाद आते हैं विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक। विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ, देखिए क्रियाकलाप दिया गया है यहाँ पे एक। देखिए यहाँ पे पूरा विद्युत धारा। अब क्रियाकलाप में ज़्यादा कुछ नहीं, आप यहाँ पदार्थ के बारे में पहले जाने। देखिए, देखिए जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन वस्तुओं को विद्युत चालक, तथा जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। विद्युत चालक में देखिए क्या क्या आते हैं, तांबा हो गया, एल्युमिनियम आता है, चांदी, ग्रेफाइट, पारा आदि, सोना, ये सब क्या है, ये सब विद्युत चालक कहलाते हैं। लोहा, लोहा भी विद्युत चालक है क्योंकि इसमें भी विद्युत प्रवाहित होती है। अब विद्युत रोधी, देखिए रबड़ हो गया, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, सूखी लकड़ी, यहाँ लकड़ी लिखा है लेकिन सूखी लकड़ी, लकड़ी अगर गीली है तो बिल्कुल प्रवाहित नहीं होगा, सॉरी, धारा उसमें प्रवाहित हो जाएगी। अगर लकड़ी गीली है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए यहाँ याद रखेंगे, विद्युत रोधी अगर कह रहा है तो इसमें सूखी लकड़ी आएगी, ठीक है।
फिर कांच, कांच आदि, यानी और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें आती हैं विद्युत रोधी में, रबड़, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, सूखी लकड़ी, कांच आदि। और विद्युत चालक में तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा आदि। तो ये सारी चीज़ें विद्युत चालक और विद्युत रोधी होती हैं। तो अब साधारण भाषा में कह सकते हैं, जिन वस्तुओं में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, बहने लगे, उन्हें हम विद्युत चालक कहते हैं। और जिन वस्तुओं या जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित या ना बहे, उन्हें हम विद्युत रोधी कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत घंटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। देखिए, पहले तो इसका चित्र देख लीजिए। विद्युत घंटी, आपने इस तरह का चित्र कहीं ना कहीं अवश्य देखा होगा। ठीक है, क्या होता है, ये तो हमारा बटन होता है, कुंजी, जिसको हम बटन कहते हैं। ठीक है, इस तरह के रॉड में ये देखिए, ये है आर्मेचर। आर्मेचर बनाया रहता है और इस पे एक ऐसे गोले पे ऐसे ठोकने के लिए यहाँ पे एक छड़ लगी होती है, पतली सी, बहुत पतली सी आर्मेचर से जुड़ी हुई छड़ रहती है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी होती है और इसमें ये देखिए ऐसे ही बैटरी से तार ऐसे ऐसे गोल गोल करके, ऐसे ऐसे करके जुड़ी होती है आर्मेचर से। ठीक है, अब देखते हैं कार्य क्या होती है, कैसे कार्य करता है विद्युत घंटी। विद्युत घंटी एक लोह क्रोड होता है जिस पर धारा प्रवाहित धातु के तार की कुंडली लिपटी होती है। ये जो है, इसी को कुंडली कहते हैं। ठीक है, यह एक विद्युत चुंबक की भांति कार्य करता है। एक आर्मेचर जिसके एक सिरे पर हथौड़ा युक्त हथौड़ा जुड़ा होता है। ये देखिए, ये हथौड़ा है। ठीक है, और ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर। ठीक है, विद्युत चुंबक के निकट इसके ध्रुवों के सामने रखा जाता है। जब कुंडली से धारा प्रवाहित होती है तो यह एक विद्युत चुंबक बन जाती है, यानी जब यहाँ से बिजली प्रवाहित होना शुरू होती है इससे, तो एक विद्युत चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। ठीक है, तथा लोहे के बने आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, यानी ये जो आर्मेचर है ये आकर्षित करता है। फलस्वरूप आर्मेचर चुंबक की ओर आकर्षित होता है। इस प्रक्रम में आर्मेचर के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ये इसी तरह से ऐसे एक बार टकराएगा इससे, फिर छूट जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर छूट जाएगा। तो इस तरह से ये लड़ता रहता है, इसके जो विद्युत का चुंबकत्व का गुण है उसके कारण। घंटी को लगातार बजने योग्य बनाने के लिए किसी ऐसी युक्ति का की आवश्यकता होती है जो हथौड़े को आगे पीछे करे। इस युक्ति को अंतर्रात्रीय कहते हैं। रायित्र, अंतर्रायित्र कहते हैं। घंटी के आर्मेचर का डिजाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि विद्युत चुंबक की कुंडली में विद्युत धारा इसके चलायमान सिरे के पास लगे संपर्क से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, जब विद्युत चुंबक आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है तो इसमें जुड़ा संपर्क भी इसके साथ ही खिंच जाता है। परिणाम स्वरूप परिपथ टूट जाता है तथा विद्युत चुंबक की कुंडली में धारा प्रवाह रुक जाता है। जैसे ही विद्युत चुंबक अपना चुंबकीय गुण खोता है या आर्मेचर को अपनी ओर नहीं खींच पाता, तब आर्मेचर से जुड़ी कमारी इसे अपनी ओर खींच लेती है। कमारी है, कमानी होगी यहाँ पे, कमारी नहीं कमानी। ठीक है, आर्मेचर से जुड़ी कमानी इसे अपनी ओर खींच लेती है, जिससे संपर्क अपनी पूर्व स्थिति में आकर परिपथ को पुनः पूरा कर देता है। देखिए होता क्या है, ये जो आर्मेचर है ना, ये जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक का काम करता है, और जब ये चुंबक का काम करता है तो ये जो है ना इसकी तरफ चिपकने लगता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे ही ये चिपकता है तो ये चुंबक का सारा गुण खो देता है, और जैसे ही चुंबक का गुण खोता है तो बड़े झटके में ये चीज़ इसको छोड़ देती है, और जैसे छोड़ती है तो ये चीज़ आगे इस घंटी में टकरा जाती है। ठीक, और इसमें लड़ने के कारण ये एक क्रिया के विपरीत थोड़ी सी क्रिया हो जाती है, ये फिर से इधर वापस चला आता है, फिर ये इसमें चिपक जाता है, चुंबकत्व के गुण के कारण इधर आता है और इसमें चिपक गया। तो ये क्रिया बार बार होती रहती है। ठीक है, और लगातार घंटी बजती रहती है जब तक उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये विद्युत घंटी कार्य करती है।
अब आते हैं घरेलू विद्युत उपकरण। घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानी। देखिए, हमने सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो लाइटें जुड़ती हैं, विद्युत उपकरण तो सारे थोड़ा खतरनाक होते हैं, उनसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए उनका हमें, क्योंकि बिजली एक बहुत खतरनाक चीज़ है। बहुत लोगों की इससे जानें भी जा चुकी हैं, तो इसलिए हमें विद्युत का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ठीक है? चलिए, घरों, दुकानों तथा कारखानों में विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत लाइनें बिछाई जाती हैं, और इन विद्युत लाइनों में मेंस के द्वारा विभिन्न, मेंस मतलब देखिए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। आपने दो बिंदु पढ़े ना अभी, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो हमारे घरों में जो बिजली आती है उसमें भी मेंस और जो धनात्मक तार होता है, कह सकते हैं जो धनात्मक तार होता है उसे मेंस कहते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, उसे मेंस कहते हैं। उसी को हम मेंस या न्यूट्रल, एक न्यूट्रल होता है जो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। तो उस धनात्मक को मेंस कहते हैं। द्वारा विभिन्न परिपथ में विद्युत धारा का प्रेषण किया जाता है, यानी भेजा जाता है। मेंस में एक स्विच होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जा सकता है या रोका जा सकता है। जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टता के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा प्रवाह होती है। उच्च वोल्टता का मतलब, जब कभी कभी घरों में आपने सुना होगा कि वोल्ट, घर वाले कहते हैं या पापा मम्मी कहते हैं कि बिजली वोल्टेज बहुत हाई है, या कभी कभी होता है कि वोल्टेज बहुत, कहते हैं घर वाले कि वोल्टेज बहुत लो है या वोल्टेज बहुत कम है। तो प्रबल विद्युत धारा या प्रबल वोल्टता, उच्च वोल्टता का मतलब विद्युत धारा भी अधिक हो जाती है और साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ जाता है। तो उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि खराब हो जाते हैं या जल जाते हैं। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में कम से कम एक गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं। आपने सुना होगा घरों में अक्सर किसी ना किसी से फ्यूज उड़ गया, फ्यूज सही कर दीजिए। ठीक है, लोग घरों में कभी खराब होता है तो ऐसे लोग बातें करते हैं। तो जो फ्यूज होता है ना, वो हमारे घर के सामानों को सुरक्षित, बिजली के सामानों को सुरक्षित रखने के लिए होता है। या किसी को करंट लग जाए, ऐसी संभावना होती है, तो वहाँ भी उस इंसान की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी, इसका गलनांक बहुत कम होता है, और ये जैसे ही थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होता है कहीं, तो ये फ्यूज क्या होता है, ये फ्यूज जल जाता है, और जब फ्यूज जल जाता है तो वो धारा प्रवाह रुक जाता है, उस पूरे घर में उस धारा प्रवाह रुक जाएगा। ठीक है, इसे मेंस की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो हमारा मेन लाइन होता है, मेंस लाइन होता है, उसके सीरीज में श्रेणी क्रम, उसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं या श्रेणी कनेक्शन बोलते हैं, उसी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ही वो फ्यूज जुड़ेगा तो मेंस से जो बिजली आ रही है, धारा आ रही है, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, और जिस इंसान को भी करंट लगा होगा या हाई वोल्टेज या बहुत अधिक वोल्टेज आया होगा घर में, तो फ्यूज जोड़ने के कारण वो धारा घर में आएगी नहीं और हमारे सारे उपकरण सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, इसीलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, बहुत हाई वोल्टेज आएगा तो उससे क्या होगा, धारा का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि फ्यूज जब जल जाएगा तो ऑटोमेटिक धारा का प्रवाह रुक जाएगा और विद्युत उपकरण खराब नहीं होते। फ्यूज के अतिरिक्त निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाने चाहिए। अब देखिए इसमें और कौन कौन से उपाय हैं जो हमको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, विद्युत धारा की खुले तार को नहीं छूना चाहिए, यानी जहाँ कटा पिटा तार हो या कहीं नंगा तार हो तो उसको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर करंट धारा बह रही है या करंट बह रहा है तो आप छुएंगे तो आपको करंट मार देगा, जो खतरनाक हो सकता है, रिस्की हो सकता है। भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। गीले हाथों से, नम हाथों से कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को नहीं छूना चाहिए, यहाँ तक कि स्विच को भी, ऑन ऑफ करने वाले स्विच को भी नहीं छूना चाहिए।
घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाए जाने चाहिए। विद्युत उपकरण का मानक स्तर ISI, ठीक है, जो स्टैंडर्ड होता है उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार या जिसको हम न्यूट्रल तार कहते हैं, ठीक है, का संबंध पृथ्वी या अर्थिंग से अवश्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जो अर्थिंग वायर, अक्सर आपने सुना होगा कि घरों में अर्थिंग कराया है कि नहीं, तो अर्थिंग वायर का कनेक्शन, अर्थिंग वायर जो होता है उसका कनेक्शन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। लोग उसको अक्सर हमेशा छोड़ देते हैं, लेकिन घरों में वायरिंग कराते समय अर्थिंग का तार हमेशा जुड़वाना चाहिए। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। क्या अभी आपने देखा कि जो रबड़ का है, वो रबड़ की जो मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक के मटेरियल, वो विद्युत के सुचालक नहीं है, यानी विद्युत के कुचालक है, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसीलिए कार्य करते समय हमें हमेशा रबड़ के दस्ताने हमें पहनने चाहिए। ठीक है, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, यानी घर में हमेशा या कहीं भी विद्युत परिपथ है तो वहाँ पे फ्यूज का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी प्रकार की खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगर कहीं भी कुछ भी खतरा आपको दिख रहा है तो सबसे पहले मेन स्विच जो है उसको ऑफ कर दीजिए, वहाँ से फ्यूज निकाल दीजिए, कुछ भी, ठीक है, फ्यूज निकाल दीजिए या उसका चेंज ओवर जो भी आपके घर में या जहाँ भी व्यवस्था जो हो, उस हिसाब से सबसे मेन स्विच को सबसे पहले बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सुरक्षा के लिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, इन बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं अमीटर या वोल्ट मीटर, सॉरी, अमीटर एवं वोल्ट मीटर। क्या होता है मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर? आपने कहीं बिजली की दुकान पे अगर आप कभी गए होंगे तो आपने इस तरह की कोई मशीन अवश्य देखी होगी। जो भी टीवी बनाते हैं, रेडियो बनाते हैं, ऐसे पंखा बनाते हैं, ऐसे दुकानदार इस तरह का एक उपकरण अपने यहाँ यंत्र रखते हैं। इसको बोलते हैं मीटर। अमीटर का काम होता है धारा प्रवाह या कितनी जो एम्पियर है, कितनी मात्रा में एम्पियर बह रहा है या धारा प्रवाह हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। विद्युत परिपथ में अमीटर को संकेत के रूप में इस तरह से दिखाते हैं या इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। अमीटर के धन सिरे या धन टर्मिनल, यानी ये वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, को सेल अथवा बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, यानी धन वाला धन से और ऋण वाला ऋण सिरे से जुड़ेगा। इसे इससे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप याद रखेंगे हमेशा, इस अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, या उसी को हम कहते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम। इंग्लिश में सीरीज बोला जाता है और हिंदी में श्रेणी क्रम बोला जाता है। तो परिपथ में अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। जो आइडियल अमीटर कहा गया है, माना जाता है, उसका जो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस होता है वो शून्य होता है, शून्य माना गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वोल्ट मीटर। इससे हम जान लीजिए, एमीटर से हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा का मापन करते हैं। अब आते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी कुछ अमीटर की जैसे ही डिवाइस होती है, बस इस अंतर क्या होता है, इससे हम वोल्टेज नापते हैं, ठीक है, विभवांतर नापते हैं, जबकि एमीटर से हम विद्युत धारा नापते हैं। देखिए वोल्ट मीटर, चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को संकेत के रूप में इस तरह से या इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। विद्युत परिपथ में जिन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना होता है, वोल्ट मीटर को उन बिंदुओं के मध्य समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो कुछ बिंदु हैं, उनको आप याद रखेंगे। अमीटर में हम नापते हैं विद्युत धारा, उसको हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और उसका जो प्रतिरोध होता है वो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य होता है। वहीं जब हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं
तो वोल्ट मीटर से हम विभवांतर नापते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है उससे हम विभवांतर नापते हैं। विभवांतर जिन दो सिरों के बीच में नापना है, यानी जिन प्लस और माइनस के बीच में हमें नापना है, वहाँ पे उसको हम समानांतर या पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर को पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो समानांतर जोड़ते हैं या पैरेलली जोड़ते हैं, ठीक। और जो हमारा एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है अनंत, ठीक है। तो ये कुछ अंतर है वोल्टमीटर और अमीटर में। चलिए, अब इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। उन बिंदुओं को एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा, देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। इसका मात्रक होता है एम्पियर। यानी एक कूलाम्ब आवेश अगर कितनी देर में, कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, या जितनी भी आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रही है, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। यानी, ठीक है, Q बटे आई बराबर क्या होता है, I बराबर Q बटे T, ठीक है, यही होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा दो प्रकार की होती हैं, पृष्ठ धारा या जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, एवं प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं या अल्टरनेट करंट बोलते हैं इंग्लिश में। सेल और जनित्र विद्युत धारा के स्रोत हैं। सेल और जो जनरेटर या जनित्र है वो विद्युत धारा के स्रोत हैं। संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, क्या कहा था मैंने, जहाँ पे सेल से ऊर्जा प्राप्त हो रही हो तो वहाँ पे विद्युत वाहक बल आएगा, और जहाँ पे ऊर्जा व्यय हो रही हो वहाँ पे विभवांतर आएगा, ठीक है। देखिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस उसे उसके सिरों के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी जितनी ऊर्जा की आवश्यकता का मतलब जितनी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, उसे कहते हैं यहाँ पे विभवांतर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यानी व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश, विभवांतर यानी V बराबर व्यय ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश, या W/Q बोलते हैं इसको। विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम्ब होता है। यही इकाई उसकी भी होती है, विद्युत वाहक बल की, जूल प्रति कूलाम्ब या वोल्ट, एक ही इकाई है दोनों की। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका मात्रक होता है क्या, ओम। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके ताप का बढ़ना धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारा का किसी अम्ल या क्षार के घोल में प्रवाहित होने पर घोल का विघटित होना विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। इस रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है इन्वर्टर की बैटरी का चार्ज होना, ठीक है। आगे देखते हैं। एमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत धारा मापी जाती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, या आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। वोल्टमीटर द्वारा परिपथ में विद्युत विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, या आदर्श आदर्श जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत माना गया है, ठीक है, अनंत माना जाता है। घरों में विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बिंदु हमने, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं, तो इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल करेंगे। ये सारे अभ्यास प्रश्न, इस पाठ को मैंने बड़े आसान भाषा में पढ़ाया, बहुत आराम से पढ़ाया है। आप ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे। बहुत आसान है पाठ ये, ठीक है।
तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप लोग हल करेंगे। अपनी उत्तर पुस्तिका में इन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर लिखना। उससे आपका जो है प्रैक्टिस बनेगा, आदत बनेगी लिखने की, और आपको आप जितना लिखेंगे आपको उतने अच्छे से याद होगा। तो कोशिश यही करिए कि चीज़ों को आप लिख के याद करिए, ठीक है? और इन अभ्यास प्रश्नों को तो आप ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है? तो ये सारे अभ्यास प्रश्न आप देखेंगे, इसका उत्तर लिखिए। टोटल 9 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है? तो ये सारे हल करने की कोशिश करिएगा आप। अगर कहीं दिक्कत आती है, कोई चीज़ नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने आपको ऊपर ही बता दिए हैं, आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। आप ख़ास तौर से टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए, मैं आपको वहाँ पे अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ फाइल में, और जो पाठ हैं उसको भी मैं पीडीएफ फाइल के रूप में आप लोग को प्रदान कर दूँगा, ठीक है? चलिए, ये पाठ समाप्त हो गया। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।